अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज का पूरा दिन जो सारा फोकस रहा वो दो चीज़ों के ऊपर रहा। सियासी तौर पर सेनेट के हवाले से जो कागजात नामजदगी जमा कराया उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कागजात जमा कराए गए, यानी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जिनके हवाले से ये अभी अखज़ करना मुश्किल है कि आया वो किस पार्टी की सपोर्ट में है। सबसे सर फहरिस्त मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके दो कागजात नामजदगी जमा कराए, जिसमें एक में हमने देखा कि उनकी आज़ाद हैसियत से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिसमें मुस्लिम लीग काफ के शाफ़े हुसैन और नून लीग के ख्वाजा इमरान नज़ीर उनके तायीद कुनंदा बने। दूसरे जो कागजात उन्होंने जमा कराए उसमें मोहसिन नकवी के जो तायीद कुनंदा थे वो अली हैदर गिलानी साहब थे। वैसे भी इस हुकूमत के ऊपर आप देखें तो काफ़ी तनकीद की जा रही है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको मौजूदा काबीना में नज़र आ रहे हैं जो निगरान सेटअप का हिस्सा भी थे। आहद चीमा साहब ने भी अपने कागजात जमा करा दिए। इसी तरह से जो वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनके भी कागजात नामजदगी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जमा हुए। फिर बैरिस्टर गौहर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम तर जो लिस्ट है वो अप्रूव की गई है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसमें यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, मुराद सहीद साहब, जुल्फी बुखारी साहब और इस तरह से फैसल जावेद और कई नाम आए सामने, असलम इकबाल साहब का भी, जिन्होंने सेनेट में अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अभी कुछ ही देर कबल ये खबरें भी सामने आई कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से अडियाला जेल में हुई है। गुज़िश्ता रोज़ यही सवाल हमने अताउल्लाह तारड़ साहब से पूछा था कि KP के CM की जब मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई तो सुनने में यही आया था कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी परमिशन उन्हें लेकर दी थी। आया ये बात सच है या नहीं, लेकिन बहरहाल आज तो मुलाकात इमरान खान साहब से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की हो चुकी है। आपने ये भी देखा कि आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें हमारे जो सिपाही हैं, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल, हमारे कैप्टन, सब ने जाम शहादत नोश किया। खबर हमारे सामने आई। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट या प्रेसिंग इशू है वो है IMF के हवाले से, जिसमें मौजूदा हुकूमत ने IMF का एक नया प्रोग्राम में जाना है। इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं ऑन द स्टैंड बाई एग्रीमेंट, जो जायज़ा 2 इजलास जिसे हम कहते हैं, और इसके हवाले से कई खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि बड़े वादे किए जा रहे हैं कि बिजली के नर्ख जो हैं वो बर वक्त बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो टैक्स नेट को बढ़ाना है उसमें ताजरों को, जो रिटेलर्स हैं 31 लाख बताए जाते हैं, उनको भी शामिल करना होगा। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग पे बात की जा रही है। और इसी तरह निजकारी के हवाले से आज जैसे कि वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था जिस वक्त वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे थे कि सबसे पहले PIA की निजकारी कराई जाएगी। गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना होता है, बिजनेस करना नहीं होता। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर मैरिटाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कुछ ही देर में हमें सेनेटर मौला बख्श चांडियो भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले IMF के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। कैसर अहमद शेख साहब, मौजूदा हुकूमत की जो काबीना की जो तश्कील है देखा जाए तो उसमें इत्तेहादी जमातों का इतना अमल दखल नहीं है, यानी ज़ाहिर है कि वो तो इस में शामिल ही नहीं हुए। लिहाजा जो भी अब आपको जिसे कहते हैं मईशत बचाने के लिए जो बार बार आप लोग कहते हैं कि हम अपनी सियासत को कुर्बान कर रहे हैं, आपने सख्त फैसले लेने हैं, तो क्या ये उसूली तौर पर तय हो गया है कि अब वो पॉलिटिकल कैपिटल सेव करने वाले जो स्टेप्स हैं वो भी आप लोग उठाएंगे, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, जैसे ताजर रिटेलर्स हो, इन सबको टैक्स नेट में आप लेकर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान की आपने खबर सुनाई, नहायत अफसोसनाक खबर है। हमारे बहादुर जवान शहीद हो रहे हैं और इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन और जवान शहीद हुए, तो बड़े दुख की बात है। हम मुसलसल इस अंदोनाक मामला से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं उनके को जवाहिर रहमत में जगह दे और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल बेहतर हो। ये बहुत सबके लिए परेशान कौन बात है। IMF का विजिट हो रहा है पाकिस्तान का, और देखिए हम कोई 23 बार IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं
बिल्कुल। अब उनकी इस जो फर्दर उन्हें $1.1 बिलियन देना है ट्रांच, उसके लिए जो मेरे पास खबरें हैं, लेकिन डायरेक्टली मैं तो उनके साथ नहीं इन टच, लेकिन खबरें यही हैं कि बहुत सख्त शराइत उन्होंने रखी हुई हैं, जिसमें NFC वाली बात जो है वो तो काबिल कबूल नहीं है वाकई, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हमने अमेंडमेंट की थी 18th अमेंडमेंट में, और सब सूबों को पावर दी थी। ज़रूरत तो उसकी है, मैं ये महसूस करता हूँ कि 18th अमेंडमेंट में हमें कोई तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन वो इस तरह बिल्कुल सामने हमने हम IMF को कमिट नहीं कर सकते। हम अपनी पार्टीज के साथ मशवरा करके और उसमें बातचीत करके देखेंगे कि क्या तब्दीली हो सकती है। क्योंकि मौजूदा हालात में तो वफाक के पास तो कुछ ये इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद या सूबों को देने के बाद कोई पेमेंट कोई ऐसी चीज बचती नहीं कि हम तरक्याती कामों पे खर्च करें या डेवलपमेंट के लिए हम कोई और नए मंसूबे बनाएं। सही। तो ये यानी दिस इज ऑन द कार्ड्स कि आपने कहा है कि आप मुख्तलिफ जमातों से ये ज़रूर बात करेंगे इस हवाले से। मैं इसी चीज़ को आगे लेकर चलती हूँ। तैमूर, बिकॉज you've been the फाइनेंस मिनिस्टर फॉर खैबर पख्तूनख्वा, आपने बड़े क्लोजली इसको देखा भी है। ये NFC के हवाले से पहले भी हम जिक्र करते थे कि जो विफाक है वो गरीब हो जाता है, उसके पास सिर्फ डेट सर्विसिंग रह जाती है, लिहाजा अब ये बात IMF की जानिब से आ रही है कि NFC को रिव्यू करना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? नादिया, काफी चीजें, वैसे मैंने एक NFC प्रोसेस देखा भी है जो कि कामयाब नहीं हुआ जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त की जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने यही भाषण एक प्रेजेंटेशन में सारा सुनाया था, जो कि शायद आज भी अगर वो प्रोसेस हो या इनको जो है वो बताया जा रहा हो इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को, तो शायद वही प्रेजेंटेशन दी जा रही हो। और मेरे ख्याल में IMF को भी यही बताया जा रहा होगा क्यू ब्लॉक से, फाइनेंस डिवीजन से। ये देखिए, अगर उन्होंने पैसे बचाने होते तो सबसे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी जो शहबाज शरीफ की पहली हुकूमत में पहला काम ना करते, इसके अपनी तनख्वाहों में 150% अलाउंसेस जो सारे DMG थे फेडरल गवर्नमेंट में या सेक्रेटेरिएट के जो ऑफिसर्स थे 150% अलाउंस बढ़ाते। ठीक है नादिया, इशू क्या है पाकिस्तान का? इशू ये है कि द पाई इज टू स्मॉल। जो पैसे हैं, चूंकि 9% टैक्स टू GDP है और 9% टैक्स टू GDP आज से 20 साल पहले भी था जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था, तो वो पैसे काफी नहीं है। ये कतन कहना गलत नहीं होगा कि NFC दोबारा से होनी है, बिल्कुल होनी है, और उसका जो फॉर्मूला है उसमें कुछ इनोवेशन चाहिए। लेकिन मुझे इस पे भी हैरत होगी कि IMF वाकई ये कहेगा कि पाकिस्तान एक गैर आईनी काम करे, क्योंकि आइन में लिखा है कि सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता। जो IMF और जो वफाकी हुकूमत थकती ही नहीं है कहते हुए कि जो है वो IMF पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं दखल अंदाजी दे सकती, पॉलिटिक्स में नहीं दे सकती, पाकिस्तान को पाकिस्तान का आइन तोड़ने का कह सकती है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो मुझे बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो नजर आती है, जिसकी वजह से इस टाइप के जो है वो सजेशंस आ रहे, और वो आ इसलिए रहे कि जो वफाकी हुकूमत है PDM1 से लेके आज तक उनकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, तो इन दी एंड IMF ना उनको ट्रस्ट करती है। ये कल भी साबित हुआ, और एंड में जो उनके सामने जो सिंपलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है उनके बेसिस पे उनको कहती है कि ठीक है नर्क बनाओ, और ठीक है अगर और कुछ नहीं तो सूबों से पैसे ले लो। लेकिन ये काम नहीं करेगा, एंड वी शुड हैव अ सेपरेट प्रोग्राम ऑन दिस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा, सही। तो आप ये कह रहे हैं कि इनोवेशन की जरूरत जरूर है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वे कि जिसकी वजह से आप ये कहें कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे इधर से जा सकते करेगा, ना KP एक्सेप्ट करेगा, ना सिंध एक्सेप्ट करेगा, ना बिल्कुल आपने बलूचिस्तान एक्सेप्ट करेगा, और करना भी सही तैमूर, let me just come back to you. Let me come back to you because मौला बख्श चांडियो साहब, आपने सिंध का भी जिक्र किया, मुराद अली शाह साहब जो कि चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर फौरी तौर पर बयान भी दिया था। मौला बख्श चांडियो साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर हैं और एक मरतबा फिर कागजात भी उन्होंने दोबारा से जमा करवाए हैं फॉर द अपकमिंग सेनेट इलेक्शन। अभी मैं सेनेटर नहीं हूं सर, तक हो चुके हैं। जी बिल्कुल। मौला बख्श चांडियो साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो NFC के ऊपर अब बात आ रही है और IMF की जानिब से आ रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं
कि इसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि सूबों का सरप्लस जो है वो विफाक के पास होना चाहिए। विफाक अल्टीमेटली जो है वो गरीब रह जाता है और डेट सर्विसिंग में सारे पैसे चले जाते हैं। क्या यही एक तरीका है मईशत को सही करने का? एनएफसी के मामले में सिंध का अपना मौक़िफ़ है जो बरसों से वही दोहरा रहे हैं, और नए सिरे से भी हुआ है ये मुआहिदा। इसको कोई एक आईनी हैसियत हासिल है, इसको इस फैसले को अब कोई उसको मुदाखलत करके इसको रोकना चाहता है तो ये तो हमारे मामलात में मुदाखलत है। हमें अपनी खुद मुख्तारी का तो सौदा नहीं करना चाहिए। जो सूबों ने मिलकर एक मामला तय किया है उसको अगर किसी तरीके से साजिश के जरिए उसको किया जाएगा तो सिंध तो एनएफसी के खिलाफ कोई बात कबूल नहीं करेगा। सही, बिल्कुल सही। मेहताब हैदर साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमिक रिपोर्टिंग करते हैं, मेहताब हैदर साहब पूरे अहवाल भी देख रहे हैं जिस तरह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपकी खबर भी सामने आई थी मेहताब हैदर साहब, ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे एनएफसी के हवाले से ज़रूर कि ये रिव्यू जैसे तैमूर समझते हैं कि वो नहीं समझते कि आईएमएफ जो है वो विल हैव टू, मतलब वो ये उनकी तरफ से कहा गया होगा। विफाकी हुकूमत के पास वो समझते हैं कि कम जिसे कहते हैं कि तरीक़ाकार मौजूद है जिसके तहत वो मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बात हमेशा एनएफसी पर आ जाती है और कोई सूबा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर इसकी रीएडजस्टमेंट की बात की जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो एनएफसी का सारा इशू है और जो आईएमएफ की तरफ से ये बात आई है कि आप फिस्कल फेडरलिज्म को की रिवीजन की बात कर रहे हैं, इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी इसी तरह की बात की है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो एनएफसी अवार्ड हुआ था उसका थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की जरूरत है, और वो हिस्ट्री ये है कि जिस टाइम 2010 में पीपल्स पार्टी के जमाने में ये एनएफसी अवार्ड हुआ था तो उसके अंदर एक बुनियादी चीज लिखी हुई थी, और वो ये थी कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये 5 सालों में 10% से बढ़ा के इसको 15% कर दिया जाएगा। आज हम 2024 में बैठे हैं, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10% से भी कम होके 8.5 से 9% तक आ गई है। तो प्रैक्टिकली टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ने के बजाय कम हुआ है। सही। और ये बुनियादी वो रिक्विजिट थी जो पूरी नहीं हुई, यानी साइज ऑफ द केक जो है वो नहीं बढ़ा। और पाकिस्तान में आपको पता है पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई हैं, हर साल एक्सपेंडिचर्स में 20 से 25% जो है वो इजाफा होता है। तो ये वो सारी मामलात हैं जिसकी वजह से एनएफसी के ऊपर रिवीजन की बात हो रही है। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, 18 अमेंडमेंट के अंदर हमने लिखा हुआ है कि सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता अब, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें कंसेंसस के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। यूनिलैटरली फेडरल गवर्नमेंट जितनी दिल है बात कर ले, आईएमएफ जितना दिल है कह ले, जब तक चारों सूबे और सेंटर कोई बात एग्री नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि एनएफसी में रिफॉर्म्स की जरूरत डेफिनेटली है। वो रिफॉर्म्स क्या है उसमें बात हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, सूबों को ये आदत पड़ गई है कि वो एनएफसी में जितने पैसे लेते हैं उसके अलावा उनके अपने रिसोर्सेज जो जनरेट करते हैं वो बड़े कम है। चारों सूबों की अगर रिसोर्स जनरेशन को देखा जाए तो वो 1% ऑफ जीडीपी के लगभग बनता है। हालांकि मेजर टैक्सेस उनके पास हैं। फॉर इंस्टेंस, जीएसटी ऑन गुड्स मरकज के पास है, जीएसटी ऑन सर्विसेज सूबों के पास है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो सूबों के पास है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस सूबों की डोमेन है। तो सूबों को ये रिफॉर्म्स करने की मेरे ख्याल में जरूरत है कि जितने पैसे वो मरकज से लेते हैं तो उसी की रेशो से कोई इक्विवेलेंट रेशो निकाली जाए कि सूबों की अपनी भी रिसोर्स जनरेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके। सही। इस तरह की कुछ रिफॉर्म्स की जा सकती है ताकि एक मुल्क का जो साइज ऑफ द पाई है वो इंक्रीज हो, बजाय इसके कि हम ये कोशिश करें कि रिवर्स कर लगाने की कोशिश करें या इसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। मेरे ख्याल में जरा थोड़ा सा आगे जाने की जरूरत है। और सूबों के लिए एक और बात भी बड़ी जरूरी है। राइट। एनएफसी के तहत वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमिश्नर नहीं करते ताकि वो डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट तक पैसे पहुंचे, ताकि ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ये रिस्टोर हो और ये आम लोगों के अंदर जो सर्विस डिलीवरी के इश्यूज हैं, जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज हैं वो हल हो सके।
बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी पीएफ जी बिल्कुल, और इसी पीएफसी के ऊपर आपके इल्म में है कि जिस तरह से कौमी मूवमेंट ने कहा है कि एक आईनी तरमीम होना लाजिम है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे आईएमएफ के हवाले से जो अब रिटेलर्स के ऊपर टैक्स के हवाले से बात की जा रही है, रियल एस्टेट के टैक्स के हवाले से बात की जा रही है, और जो निजकारी के हवाले से बात की जा रही है, पीआईए है, स्टील मिल्स है और जो दूसरे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, उस पर किस हद तक हुकूमत और उसके इत्तेहादी अलाइंड है। राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट। वेलकम बैक। कैसर अहमद शेख साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरिटाइम अफेयर्स, तैमूर जगरा फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, मेहताब हैदर साहब सीनियर जर्नलिस्ट, और मौला बख्श चांडिया साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। बात हो रही है आईएमएफ के हवाले से, और आईएमएफ से ही हम सेनेट के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब बताइए, पहली मरतबा है कि नून लीग की हुकूमत है, लेकिन जो वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाए गए हैं वो जाहिर है कि आपकी जमात के तो नहीं हैं, लेकिन क्या ये इसलिए किया गया है कि अब जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो आप लोग लेने को तैयार हैं? मैं अभी फिर आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या रिटेलर्स पर टैक्स आयद किया जाएगा? क्या रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाया जाएगा? ये जो एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है वो की जाएगी? क्योंकि आप तो खुद बताते थे कि हर रोज़ का, आप हमें पहले बताते थे कि कितना करप्शन में जाता है एवरी डे थ्रू एफबीआर, कि वहाँ पे कितनी करप्शन है। जी बड़ा अच्छा सवाल है। औरंगजेब साहब आए हैं और हमें तवक्को है कि वो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो लेंगे। इस वक्त रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मेहताब साहब ने बड़ी अच्छी बात की बताई कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी 9% तक ही है जी। तो इसको 15% तक अब और कोई ऑप्शन नहीं रह गया। अभी टैक्स की अवियन को हमने बचाना है। अगर टैक्स का जो ये बढ़ना है ना जीडीपी का, इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि हम टैक्स के रेट को बढ़ाएं। एक्चुअल टैक्स में एविजन हो रही है, जो करप्शन है, जो मिस अप्रोप्रिएशन है, जो अंडर इन्वाइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग है, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो स्मगलिंग है। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा अपने, जब उन्होंने ओहदा संभाला, बार कैबिनेट को एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि जो एफबीआर वसूल करते हैं उससे 3 गुना उसमें करप्शन हो रही है और उसमें और ज़्यादा वसूल किया जा सकता है। मेरे मुताबिक अंदाजे से कम 6,000 अरब रुपए हमारे यहाँ ये एविजन है जिसको हमने प्लग कर सकते हैं। उसमें सारा तो देखिए एकदम एक बार तो नहीं होगा, लेकिन 6,000 अरब में से 1,000-1,500 अरब भी हम वसूल करें तो वो चीज़ वहाँ बढ़नी चाहिए। उसमें जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल प्रॉपर्टी पे टैक्स लग सकता है, एग्रीकल्चर पे यानी लगा तो हुआ है, फर्दर उसको एनहांस किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में भी टैक्स की बातचीत हो रही है, रिटेल सेक्टर पे हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमीर तबका जो असल मैं समझ रहा हूँ, अमीर तबका टैक्स नहीं देता। मैं उनका नुमाइंदा हूँ, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे यहाँ टैक्स जो है बहुत ज़्यादा इसमें एविजन हो रही है, बहुत ज़्यादा हमें रोकना है इसको, जो नहीं वसूल हो रहा टैक्स। उसमें जो सेल टैक्स है, सारा सेल टैक्स के निज़ाम को रिस्ट्रक्चर करना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी करना तो ये सब कुछ है, और ये तो कई सालों से हम सुन रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इस मर्तबा शहबाज शरीफ साहब तैयार हैं करने के लिए, या वो तैयार हैं कि जिन्होंने औरंगजेब साहब से ये काम कराना है? जी मैं आपको बड़ा क्लियर जवाब दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब डिटरमिन्ड है। उन्होंने, जो आपने भी सुना होगा टेलीविजन पे, जो उन्होंने एड्रेस पहला किया काबीना से, उसमें उन्होंने बड़े क्लियर कट अंदाज में कहा है कि हमें ये काम करना है, नहीं तो हमारे पास और कोई अब अपॉर्चुनिटी नहीं है और अब कोई मौका नहीं है। ये चंद महीनों में या 1 साल के अंदर अंदर इसके वाज़ेह तौर पर रिजल्ट सामने आने चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान के पास और कोई अब ज्यादा चांसेस नहीं है। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो सिर्फ डेट सर्विस के बाद और सूबों को देने के बाद कोई बचता ही नहीं है। तो इस तरह कोई भी मुल्क किस तरह चल सकता है? अच्छा, तैमूर से पूछ लेते हैं। तैमूर, ऐलानात तो हो रहे हैं, डिटर्मिनेशन भी बताई जा रही है कि की जाएगी। कुछ निगरान जो सेटअप था उन्होंने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जो पॉलिटिकल हुकूमत नहीं ले सकी। व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग एट? क्योंकि आप लोग तो वो जमात से हैं जो आईएमएफ को ख़त लिखते हैं और एहतजाज करते हैं आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर शहबाज गिल साहब की क़यादत में। आई एम श्योर यू रियलाइज मोर
कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है? यही बात ले लेते हैं कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी है। वाकई ये सिर्फ PTI ने कहा है ऑपोजिशन में होते हुए। जब ये लोग ऑपोजिशन में होते थे तो IMF के प्रोग्राम को या FATF के बिल्स पास करने को गद्दार गद्दार के नारे हुकूमत को लगाते थे, है ना? याद है नादिया? मुझे वैसे 8 और 9 फरवरी के इवेंट्स के बाद भी बड़ा अजीब लगता है कि जो उसमें मुलव्वस थे वो किसी और को गद्दार का नारा जो है वो कहे, तो वो भी शायद एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। और ये भी देख ले कि जो ये IMF का इतना ज्यादा भाषण देते हैं ना, एक मिफ्ता इस्माइल बेचारे ने IMF का प्रोग्राम जो है वो अच्छी नियत से बुरी नियत से साइन ऑन कर दिया, 3 हफ्ते में वो खुड्डे लाइन हो गया। और फिर उसके बाद जो हीरो आया था इसाक डार, उसने इतना जबरदस्त संभाला कि PMLN की ये लेजिटिमेट हुकूमत में भी उसको जगह ना मिली और कंपनसेशन में उसे फॉरेन मिनिस्ट्री देनी पड़ी। तो जिस तरीके से इन्होंने IMF का प्रोग्राम संभाला है ना, झूठ उनको कहते कहते हुए, मेरे ख्याल में किसी और पे ये उंगली नहीं उठा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जैसे महताब हैदर साहब ने कहा, देखिए एक चीज दो चीजें जो है वो रिअफर्म हो गई। एक कि पाकिस्तान में इशू टैक्स टू GDP का है, ये टैक्स कलेक्ट नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि इस NFC अवार्ड में वाकई मिल के बैठ के जो है वो एक नए अवार्ड इंस्टीट्यूट करने की जरूरत है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट एक ये वफाकी हुकूमत और फ्रैंकली साथ इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि सबसे पहले तो वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और अगर वो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखते हैं तो जहां जहां उन्हें जाना चाहिए वो शायद जाते ही नहीं है। देखिए 3-4 चीजें, जो हमारी पब्लिक सेक्टर वर्कफोर्स है उसमें 80 से 90% जो है वो काम नहीं करती, लेकिन हम उनको 40-40 साल पहले नौकरी में डालते हैं, फिर 40 साल उनको पेंशन देते हैं। कोई तरीका है कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा, उनको पैसे आपके टैक्स से मिल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा उसको हुकूमत से निकाला जा सके? आज तक तो नहीं मिला। पेंशन, आपको पता है नेशनल पेंशन बिल कितना है? 1.6 ट्रिलियन रुपीस। इस 1.6 ट्रिलियन रुपीस में जिसको पेंशन मिलती है, 1 रुपए कहीं और से नहीं आता, सिर्फ टैक्स पेयर मनी से आता है। ठीक है, इसका कोई तरीका किसी ने निकाला है सिवाय KP में जो हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्लान बनाया था? लेकिन उसके अलावा भी पुराने एम्प्लॉइज के लिए भी उनको एक पेंशन टैक्स देना पड़ेगा, तो ये 1.6 ट्रिलियन रुपीस जो है वो फैक्टर इन जो है वो होगा। बाकी आप ये भी देख लें, दो मिसालें मैं देता हूँ। राइट। एक, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे कम करना है। शहबाज शरीफ 1 ने कमेटी बनाई, केयर टेकर्स ने दूसरी कमेटी बनाई, दोनों की रिपोर्ट्स हैं। ये मेरे ख्याल में महताब हैदर साहब ने इस पे आर्टिकल लिखा था। तो आइए अभी इन्होंने एक तीसरी कमेटी बनाई। मतलब फिर इसका मकसद क्या है? अगर आपने कमेटी खेलनी है, आपकी लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी तो यहाँ पे ही जो है वो साबित हो गई। पहली चीज। और दूसरी चीज इसमें जो है वो यही है कि अगर आप ये सारी चीजें देख लेना तो इसमें कहीं आपको एक्चुअल फेडरल गवर्नमेंट की लीडरशिप नहीं नजर आएगी कि उनका विजन क्या है, उनका प्रोग्राम क्या है। पाकिस्तान को 3-5 साल मुश्किल गुजारने हैं, चले लेजिटिमेट सही, राइट, लेकिन कोई विजन तो नहीं। विजन है, कुछ विजन तो सामने आया है ना। अब वो चाहे IMF डिक्टेटेड ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं तो उनको फॉलो करना है, जैसे प्राइवेटाइजेशन। और इस हवाले से मैं मौला बख्श चांडियो साहब से जरूर पूछना चाहूंगी। मौला बख्श चांडियो साहब, क्योंकि आपकी जमात पेंशनर्स के हवाले से हमेशा से पेंशन बढ़ाती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़वाती है और इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ है, लेकिन नाउ वेयर जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं और कोई चारा नहीं है, जैसे कि कैसर अहमद शेख साहब भी कह रहे हैं, तो ये जो अब सख्त फैसले लेने हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से और पेंशन के हवाले से, इस पर पीपल्स पार्टी अलाइंड है? चांडियो साहब, आई थिंक चांडियो साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे बहाल करने की कोशिश करते हैं। मेहता, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये सवाल मैं उन्हीं के लिए रखती हूँ, लेकिन एक पंजाब के जो फिगर्स हैं उसके हवाले से भी एतराज़ात थे जो आपने अपनी रिपोर्ट में लिखे कि बेलगाम खर्चे हो रहे हैं। तो एक तरफ IMF की स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ जो कि वफाक जो है वो लागू करती है, और एक तरफ है पंजाब जहां पर हमारी नई चीफ मिनिस्टर पहली मर्तबा खातून बनी हैं। अब किस तरह से ये चीज़ें अलाइन होंगी, क्योंकि वहाँ वो रिलीफ भी देना चाह रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे इकदामात करना चाह रही हैं कि जिससे पंजाब में मुश्किल हालात जो भी हैं कॉमन मैन के लिए, चाहे वो गैस के हवाले, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हो, वो किसी तरह से रिजॉल्व हो सके। ये मुमकिन हो सकता है? बुनियादी तौर पे जो IMF का मौजूदा प्रोग्राम है स्टैंड बाय अरेंजमेंट जी, इसमें अगर आप ये देखें तो जो बजट पेश किया गया था, जो PDM की हुकूमत ने बेसिकली पेश किया था, उस बजट में ये सूबों के उन्होंने लगाया था कि 600 बिलियन का सरप्लस जनरेट करेंगे ताकि जो फेडरल गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट है, जो IMF के साथ एग्री है, वो उसको सरप्लस में रखा जा सके, कोई तकरीबन 0.4% ऑफ GDP। ओके। अब हुआ ये है कि पहले क्वार्टर के अंदर जब पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट जो मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने बेताशा स्पेंडिंग कर दी और उस स्पेंडिंग के बाद IMF ने वहां पे ये कहा कि आप सेंटर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करें कि जिसके तहत आपने सेकंड क्वार्टर के अंदर, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के अंदर था, उसमें अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना है और अपनी स्पेंडिंग को कम करना है ताकि बाय एंड ऑफ द ईयर आप अपने रिसोर्सेज क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर सकें और जो कंट्रीब्यूट करना है आपने, कोई 115 अरब रुपए की एडजस्टमेंट उन्होंने कर दी। अब हुआ ये कि कल पंजाब की रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे IMF की उस मीटिंग में जो इस्लामाबाद में हुई, वहां पे उन्हें बुलाया गया और खासी उनको ग्रिल किया गया, क्योंकि वो जो स्पेंडिंग थी उनकी वो अनबेडल्ड थी और जो रेवेन्यूज थे वो उस हद तक नहीं थे। बल्कि उस दौरान ये भी डिस्कशन के दौरान आया कि FBR को ये तफवीज कर दिया जाए कि वो जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उसके बजाय FBR उनकी कलेक्शन करे और डिडक्शन चार्जेस के बाद वो पैसे जो है वो पंजाब के हवाले कर दिए जाए। तो बुनियादी तौर पर जो एक्सपेंडिचर साइड है उसके ऊपर जो है वो पंजाब की हुकूमत के ऊपर जो है वो ज्यादा क्रिटिसिज्म है। अब बुनियादी तौर पे ये है कि अब बाय एंड ऑफ द ईयर वो कितना जनरेट करते हैं, क्योंकि चारों सूबों ने मिलकर 600 अरब रुपए का सरप्लस जो है वो जनरेट करना है, जिसमें पंजाब और सिंध की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगी। तो और ये IMF के प्रोग्राम की लाजमी कंडीशन है, इस पे अमल दरामद करना है। और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट की जो लास्ट किस्त है जो $1.1 बिलियन है, उसके लिए भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में ये इंतहाई क्रूशियल इशू है और उम्मीद यही है कि सूबे जो MOU है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो सरप्लस जो है वो जनरेट किया जा सके। हाँ, तो वो सरप्लस तो जब ही जनरेट किया जा सकेगा जब वो, आपने जिस तरह से कहा कि सूबे रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज हैं उनको बढ़ाएं और वो ज़्यादा कलेक्ट करें। बट डेवलपमेंट अगर रुक जाएगी सूबों में भी तो फिर तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितने तो वादे किए गए हैं कि कहाँ कुछ क्या क्या जो है वो अगले 5 साल में बनाए जाएंगे, फ्रॉम रोड नेटवर्क्स टू ब्रिजेस और क्या कहते हैं पार्क्स भी हैं, तो हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वादे किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से मामलात जो हैं वो इतने आसान नहीं जितने के नज़र आ रहे हैं। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तैमूर सलीम झगड़ा साहब से ज़रा सेनेट के हवाले से भी बात करेंगे, कैसर अहमद शेख साहब से भी, और अगर चांडियो साहब आए तो उनसे ज़रा प्राइवेटाइजेशन पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मौला बख्श चांडियो साहब, जरा आपसे सवाल हमारा रह गया था प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। ये जो गंभीर मसाइल हैं मईशत के, उसमें तो अब ये नागुज़ीर हो गया, जैसे कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं आज, और औरंगजेब साहब ने भी ये कह दिया कि प्राइवेटाइजेशन PIA की ज़रूर होगी और इसके बाद बतदरीज जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से मुतमईन है। जाहिर है कि आप लोग भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं, हमेशा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब ये करना होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात आधे में आपने की NFC की जी। NFC सूबों ने मुत्तफिका फैसला किया है, उसमें तब्दीली का वफाक को हक नहीं पहुंचता, सूबे उस पर राजी नहीं होंगे और बिलखुसूस सिंध तो इस मसले पे राजी होगा ही नहीं कि NFC में सिंध का हक कम किया जाए या अपने तौर पे वफाक हुकूमत कोई फैसला करे। एक बात। दूसरी बात, नेशनलाइजेशन की जो बात है वो ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की वो ठीक है कई इदारे, लेकिन आप कौमी एहसासों को कैसे बेचेंगे किसी भी कीमत में? मैं तो हामी नहीं हूँ और न मेरा पूरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की हामी नहीं हो सकती PIA की प्राइवेटाइजेशन की। कौमी इदारा है, वो जो हम आते हैं जहाज में कुछ भी नहीं है PIA में, तो चलना ही बेकार है। फिर भी कहते हैं पाकिस्तान के सब्ज परचम के अलंबरदार, तो सब्ज परचम के अलंबरदार को ऐसे ही बेच देंगे, हम इसके हामी नहीं है।
कभी भी नहीं रहे। ये एक खास दौर में शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो रुक गई बात। अभी अगर किसी फरमाइशी प्रोग्राम पे ये फैसला किया गया है तो हम तो इसकी हिमायत नहीं करेंगे। चांजू साहब, लेकिन ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अलॉन्ग विद अदर्स, जैसे कि आईपीपीज हैं, जैसे कि स्टील मिल है, ये वो इदारे हैं जो पाकिस्तान के लोगों की टैक्स मनी इसके ऊपर खर्च हो रही है। दे आर व्हाइट एलिफेंट्स, कुछ नहीं कमाते। बताऊं, मैं फरमाइशी प्रोग्राम, मेरा कोई किसी खास इशारा नहीं है किसी की तरफ, लेकिन हमारे कौमी इदारे हैं, इनको ठीक किया जाना चाहिए। इस पे प्लानिंग करें ना, इस पे बैठकर मनसूबाबंदी करें कि ठीक कैसे करें। इलाज ये तो नहीं कि जो चीज आपको अच्छी लगे वो बेच दो, कल को सब खड़े हो जाएंगे। अब यार पाकिस्तान तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब पाकिस्तान को हम छोड़ देंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। पीआईए है, स्टील मिल, क्या नाम है, स्टील मिल वाला है, बहुत सारी है, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं है कि हम इनसे बेच के जान छुड़ाएं। इसको बेहतर करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए और बेहतर करके इसको चलाना चाहिए। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, अब ये तो ऑन द टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है आज, जैसे कि वफाकी वजीर खजाना ने कहा है। तो आप पीपल्स पार्टी पहले भी ये कह चुकी है, उनके मंशूर का हिस्सा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो वो बिलीव करते हैं, प्राइवेटाइजेशन में नहीं करते। जी, मैं एक्चुअली तैमूर झगड़ा साहब ने जो बात की ना, लेकिन 2018 में हमारे असद उमर वजीर खजाना बने, मैं उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था। हम उनको कहते रहे, बार बार कहते रहे कि IMF में आप जाएं। वो 8 महीने हुकूमत आई और खर्च ही करते रहे। 7-8% अपनी कौमी आमदनी का वो डेफिसिट हो गया बजट का, लेकिन वो बाहर ही नहीं आए, वो गए ही नहीं। IMF के बाद हम कहते रहे, हालांकि तैमूर झगड़ा हमें कह रहे हैं, ये जाके रिकॉर्ड की बात आप देख लीजिए। मैं कई बार अपने स्टैंडिंग कमेटी में हमने रिजॉल्व किया कि आप IMF के में नहीं जाएंगे तो आप उसके चल ही नहीं सकते। बहरहाल वो बात अपनी जगह पे हो गई। अब सूरत हाल ये है कि हमारे तो नुकसानात हैं, हमें तो किसी सूरत में अपने, ये तो हमारे सारी पार्टियां एग्री करेंगी, मुल्क को चलाना है ना। अभी पीपल पार्टी अगर प्राइवेटाइजेशन पे पहले दिन से ये कहती है कि वो एग्री नहीं करती तो कोई और इदारों को बेहतर करें, लेकिन इदारों को कोई भी बेहतर नहीं हो सका। ये बात तो पिछले 10-15 साल से हो रही है। क्या PIA बेहतर हो गया? क्या स्टील मिल बेहतर होगी? स्टील मिल भी मैं असद उमर साहब को बार बार, जो वजीर खजाना थे, हम उनको कहते थे कि इसको प्राइवेटाइज करें। वो सख्ती से इसके खिलाफ थे, PIA के भी खिलाफ थे। हल नहीं निकल रहा, आपका डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका खजाना बढ़ रहा है। अब आपके पास 5 साल है तो अब आप कर लीजिएगा ना। असद उमर साहब को छोड़िए, उन्होंने गलती कर दी। आपको कहा कि हमने इरादा, हम बिल्कुल फौरी तौर पे कर रहे हैं, इसमें वक्त भी नहीं है हमारे पास। आप चंद दिनों में ही देखेंगे। मैं आपको मसलन मुझे इन्होंने दिया शोभा जो दिया है, उसमें मैंने देखा कि जो पोर्ट्स की हालत है, अब पोर्ट्स में पोर्ट कासिम में ड्रिजिंग होनी है, यानी खुदाई होनी है, उसको डेप्थ में बढ़ाना है ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े। हो ही नहीं रही इतने अरसा से। KPT में रिक्लेम हुई है ज़मीन, मुझे 2 दिन की ब्रीफिंग में ये पता लगा। अब जो रिक्लेम हुई है ज़मीन, उसमें झगड़ा ये है कि वो ज़मीन सिंध हुकूमत की है या फेडरेशन की है। अब इन झगड़ों में ही अगर हम पड़े रहेंगे, हमें तो अपनी आमदन को बढ़ाना है, यानी वो तब बढ़ेगी जब हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, जब हमारी शरह नमू बढ़ेगी। हमारे देखते देखते 1990 में अक्सर ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना ना, तो उस वक्त जो पढ़ाई, ज़्यादातर एजुकेशन उन इलाकों में थी जो इंडिया के हिस्से में आए, इंडस्ट्री भी उन इलाकों में थी जो इंडिया के हिस्से में आए। लेकिन 1990 तक पहले 43 ईयर में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। पाकिस्तान इंडिया से हमारी ग्रोथ ज़्यादा थी, 6-7%। इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहती थी। मनमोहन सिंह, मैं इस बात का गवाह हूँ कि डॉक्टर महबूब हक साहब जो मेरे दोस्त थे, उनसे वो पूछते थे मनमोहन सिंह कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, हम किस तरह क्या करें, आप हमें समझाएं। अब ये देखिए, हम आपस में इख्तलाफ कर करके हमने अपनी ग्रोथ ही खत्म कर ली। चलिए, अब तो आपकी अपनी काबीना है, अब आपने इसको सॉर्ट आउट आप ही करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। जी, बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ टैक्स तो हमें बढ़ाना है, यानी 9% से 15% GDP का करना है, लेकिन अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है ताकि ओवरऑल हमारी को बढ़े और उसमें से हम टैक्स वसूल करें। वैसे ग्रोथ ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ की बात है तैमूर, बिफोर देयर इज वेरी लिटिल टाइम बिफोर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेक, आप फिर उसको बाद में भी कंप्लीट कीजिएगा। जो इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसा नहीं लगता कि IMF आपके डिस्काउंट रेट को किसी भी सूरत अभी कम करने की इजाजत देगा। ऐसे में फिर ग्रोथ तो जाहिर है हैम्पर होगी।
इन चीजों से हम निकलेंगे कैसे? क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो बार बार हुकूमत कह रही है, यही एक सूरत है कि जिसमें तमाम तर जमातें एटलीस्ट बेयर मिनिमम जिसे कहते हैं मईशत के हवाले से कन्वर्ज करें कुछ पॉइंट्स के ऊपर? नादिया, मेरा जाती हमेशा से मौकफ रहा है कि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं चाहिए। एक हुकूमत चाहिए जिसके पास जुर्रत हो कि वो सही काम करे। देखिए, इफ वी डोंट कॉल अ स्पेड तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। पीटीआई ने तो माना है कि शायद हमें आईएमएफ शुरू में जाना चाहिए था, लेकिन पीएमएलएन ने नहीं माना कि वो अप्रैल में आए, और उन्होंने फिर अगले जुलाई तक आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो नहीं किया। ठीक है, और उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी, हमारे रिजर्व्स 11 अरब से कोई 3 अरब तक आ गए, और बीच में मिफ्ता इस्माइल को हटा के अगर इसाक डार को लाना इतना एक जबरदस्त कदम था तो आज लाते ना वापस। ये फैक्ट्स कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो काम क्यू ब्लॉक से होता है, ये माताब हैदर साहब ने दोबारा कहा, मेरे जो खत की कंट्रोवर्सी थी वो थी इस बात पे। मैंने वैसे आईएमएफ को कभी खत नहीं लिखा था, वो कह के मैं थक गया, लेकिन इनके पास कोई और पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट यही था कि फेडरल गवर्नमेंट जो यूनिलैटरली सरप्लसेस आईएमएफ को कह देती है या क्यू ब्लॉक कह देता है, वो झूठ कह रही है। बल्कि वो हमें कहते थे कि आप सरप्लस ना छोड़े, आईएमएफ को हम नंबर दे देते हैं। कम से कम मेरा ज़मीर तो ये नहीं मानता था कि हम एक एग्रीमेंट पे साइन करें, कोई नियत ही ना हो। तो जब आज पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रही, माताब हैदर साहब से ही कह दे कि पिछले 4-5 साल सबके देख लें कि कौन से साल कौन से सूबे ने एक्चुअली सरप्लस छोड़ा है। बल्कि आप सिंध के, पंजाब के बजट्स ही देख लें। सिंध ने तो 2 साल 3 साल डेफिसिट के बजट्स दिए, असेंबली से पास डेफिसिट के बजट्स किए, तो वो सरप्लस कहां से छोड़ेंगे? सही। मतलब हम अपने आप को मजाक बनाते, इस एनवायरनमेंट में फिर ग्रोथ कैसे होगी? द ऑनेस्ट ट्रूथ इज कि ग्रोथ 1 साल 2 साल कोई खास 2-3 साल हो भी नहीं सकती, लेकिन उसमें हमें बड़ा बोल्ड रिफॉर्म चाहिए। वो रिफॉर्म बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के और एक ऐसी हुकूमत के साथ जिसके पास एक्चुअली है 20 सीटें। आपके एंकर्स मानते हैं कि जो है वो गुजरात तक, गुजरांवाला तक पीटीआई कोई सीट, पीएमएलएन कोई सीट नहीं जीती पंजाब में। कौन से मैंडेट के साथ ये जो है वो चलेंगे? माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी सिंध का इंटरेस्ट तो डिफेंड करेगी, करना चाहिए। इनलेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, ग्रोथ कैसे आ सकती है? मुझे हैरत है कि हम ये कैसे सोच। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन आई विल कम बैक टू यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट। के बहुत सारे ऐसे अगर ये सख्त स्टेप्स ले लिए जाते हैं तो क्या इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस पे लबैक कहेगी या फिर एहतजाज करती नजर आएगी? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं। कैसर साहब, आपकी इजाजत से जरा तैमूर सलीम झगड़ा साहब से एक चीज़ पूछ लेते हैं जो ब्रेक से पहले वो कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, एक ऐसी हुकूमत जो बोल्ड स्टेप्स ले सके। तैमूर, माई क्वेश्चन इज, आज ये हुकूमत जैसे कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं डिटर्मिन्ड है कि ये सख्त फैसले लेगी कम वॉट में। उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो इस वक्त बैठी है ऑपोजिशन में, अगर आप लोगों की जानिब से सिर्फ एहतजाज होते रहेंगे या उस पर भी आप एहतजाज करेंगे तो फिर आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकेंगे इस हुकूमत को कि उसने सख्त फैसले नहीं लिए मईशत बारे। नादिया, बस वोट्स गिन लें, उस पर तो एहतजाज करने की इजाजत दें। ठीक है, जब 1000 वोट लेने वाला 25,000 वोट लेने वाले को हरा देगा तो किसी और चीज पे एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह दूं, देखिए अगेन, एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, इट्स टाइम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। बहुत सी चीजें ट्राई हो गई, प्राइवेटाइजेशन की हमें सही तरीके में जरूरत है। इसमें हर पार्टी के अंदर 2 राय जरूर होंगी। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो लेफ्ट और राइट की कम है और उसमें इंडिविजुअल राय जो है वो ज्यादा काउंट करती है। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली ये जरूर कहूंगा कि अगर प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस सही हो, स्टेट का काम वाकई जो है वो बिजनेस चलाना नहीं है, वो प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। अगर सिविल सर्विस रिफॉर्म हो, वो सिविल सर्विस रिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये चीजें होती नहीं है। एक मिसाल मैं जो है वो दे दूं, ये जो डिस्कोस हैं हमारे जो बिजली देते हैं, इनकी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, दोबारा कहा जाता है, मेरे ख्याल में अभी दोबारा है कि शहबाज शरीफ इनको सूबों के हवाले करना चाहता है। कैसे हवाला कर सकता है जब वफाक की जिम्मेदारी थी? पेस्को की मिसाल ले ले जिसके 100 अरब से ज्यादा जो है वो एरियर्स है। ये तो मुझे बार बार ये लग रहा है कि एक पंजाब ओरिएंटेड फेक गवर्नमेंट
जो बाकी सूबों के मसाइल समझती ही नहीं है, जो पंजाब से प्याज और दूसरी कौन सी चीज थी, टमाटर शायद, उनकी मोबिलिटी जो है वो बाकी सूबों में रोक देती है आइन के अगेंस्ट। देखिए, पाकिस्तानी पाकिस्तान के जिस कोने में रहता हो ना, उसको पाकिस्तान पे इक्वल है। या ये चीज तस्लीम कर दें और ये चीज भी तस्लीम कर दें कि हर पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए एहतजाज करने का हक है। बाकी जैसे मैंने कहा, एक फेडरल गवर्नमेंट जब कदम लेगी, देखें 2 साल ये इन्होंने और कुछ किया क्या है सिवाय कीमतें बढ़ाने का? कितने कोई लोगों ने जलाओ गिराव किया है? किसी ने नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद तो इनको इकोनॉमी संभाल लेनी चाहिए थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही, शहबाज शरीफ कहता है मैं क़यामत के दिन कहूंगा कि मैंने इकोनॉमी ठीक कर दी, तो फिर आज ये हाल क्यों है? सही। अच्छा, अब आखिरी 1 मिनट रहता है, मैं कैसर अहमद शेख साहब जाते जाते सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मोहसिन नकवी साहब, उनकी भी 2 कागजात नामजदगी जमा हुए, एक्चुअली वो किसके कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के या आप लोगों के, PMLN के? ये तजस्सुस रहेगा। जी, मोहसिन नकवी साहब तो ये PMLN के कैंडिडेट हो सकते हैं, मुझे तो, क्योंकि हमारे वो कैबिनेट में है और पीपल पार्टी ने तो कोई हुकूमत में हिस्सा नहीं लिया। मैं यहाँ तैमूर झगड़ा साहब की बात को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए, जो ठीक तरह प्राइवेटाइजेशन हो उसकी तरफ जाना चाहिए और सिविल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। देखिए, मुल्क सब का है, हम सब जब तक मुल्क की जो बेहतरी की बात है वो नहीं करेंगे, हम अगर झगड़े करते रहेंगे, अगर हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो मुल्क तो और नीचे चला जाता रहेगा, फिर उसको संभालना ही मुश्किल हो रहा है। हमने ये ऑल आउट है हम कि हमने रिफॉर्म करनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है और आपको रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह 1 साल में, हम जितना जल्द हो सके। मैं आपको अपनी जो मिनिस्ट्री है उसमें इंशाल्लाह रिजल्ट दूंगा। सारी चीजें रुकी पड़ी है, ब्यूरोक्रेसी ने पता नहीं क्या वजह है हमारे यहाँ को रुकावट की फैसिलिटेशन नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया। कैसर अहमद शेख साहब, तैमूर झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। उम्मीद के साथ कि ये जो बार बार डिटर्मिनेशन बताई जा रही है मईशत के हवाले से, जो इंतहाई ज़रूरी भी है कि कब तक पाकिस्तान इस तरह से चलता रहेगा कि हम बार बार कर्ज के प्रोग्राम्स में जाते रहेंगे, और इन कर्ज के प्रोग्राम्स में जाने के बाद भी अगर हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना हुए तो फिर क्या फ़ायदा कि इतना बोझ अवाम पर डाला जाए, इतनी सख्तियां बर्दाश्त की जाएं और नतीजे में फिर भी कुछ ना आए। लेट्स सी, क्या आर दे गोइंग टू वॉक द टॉक या फिर ये फिर इसी तरह से चलता रहेगा मामला जिस तरह से हमेशा हमें नज़र आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।